हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जनरल साइंस क्वेश्चन, जहाँ से 20 क्वेश्चन आपका बनेगा पेपर 3 में। तो चलिए वीडियो को अच्छा से एंजॉय कीजिए। पार्ट 12 तक हम लोग आ चुके हैं, बाकी सारे पार्ट्स रिवीजन करते रहिए। आगे बढ़ने से पहले चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगता है तो, और कोई भी क्वेरी आएगा कमेंट उसमें जरूर बताइएगा। टाइम टू टाइम मैं हर एक चीज़ का वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, टेंशन आप लोग मत लीजिए। ओके, तो जनरल साइंस का पेपर देखने वाले हैं, मल्चिंग क्या होता है आज के वीडियो में आप लोग को जानने को मिल जाएगा। तो चलिए पेपर 1 और पेपर 3 से रिलेटेड मैं आपका प्रश्न करा रहा हूँ। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ, एक क्वेश्चन यहाँ से एसआई यूनिट पर आप अपेक्षा रख सकते हैं एग्जाम में। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमेन फ्लक्स, ल्यूमेन फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या हो गया? ल्यूमेन, कैंडेला, वेबर या फिर फैराड? तो इसका आंसर देखिए होगा ल्यूमेन। ल्यूमेन जो फ्लक्स होता है, ल्यूमेन फ्लक्स जिसको आप लोग बोलते हैं ज्योति फ्लक्स, क्या बोलते हैं? ज्योति फ्लक्स। तो उसका एसआई यूनिट क्या होगा? उसका एसआई यूनिट ल्यूमेन होगा। बाकी कैंडेला जो देखने को मिलता है वो लुमिनस इंटेंसिटी का हो जाता है। क्या होता है? ल्यूमिनस जो इंटेंसिटी होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसका एसआई देखने को मिलेगा कैंडेला ना, तो इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे कुछ और चर्चा करता हूँ। आपका तो ल्यूमेन फ्लक्स का ल्यूमेन हो गया, कैंडेला हो गया लुमिनस इंटेंसिटी का। वेबर होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट ना, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट जो होता है वो देखने को मिलेगा वेबर। और फैराड तो आपका कैपेसिटेंस का यूनिट होता है। क्या होता है? कैपेसिटेंस जो होता है उसका यूनिट होता है। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होता है जो कि चार्ज को स्टोर कर रखता है। देखिए यहाँ से जीएसएससी का थोड़ा सीजीएल का देखिएगा एग्जामिनेशन का ट्रेंड, तो है ना, थोड़ा आईएएस से भी क्वेश्चन कुछ जो जनरल क्वेश्चन होते हैं आईएएस से भी पूछ रहा है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा ना। आईएएस से भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे कि एप्टीट्यूड वगैरह पढ़े होंगे तो थोड़ा सा देख रहे होंगे कि डिटरमाइंड का क्वेश्चन वगैरह भी डाल चुका है पास्ट में, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आंसर आपका ल्यूमेन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता है हर्मोफ्रोडाइट्स। बोला जा रहा है कि हार्मोफ्रोडाइट्स जो होता है किसके के दो उदाहरण कौन कौन है? तो हार्मोफ्रोडाइट्स आखिर होता क्या है? तो हार्मोफ्रोडाइट्स ऐसे जीव होते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट होता है। क्या होता है? मेल पार्ट होता है और फीमेल पार्ट दोनों होता है। तो याद रख लीजिएगा, जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट होता है वह जीव है केंचुआ और जोंक। क्या है? केंचुआ और जोंक दोनों होता है। केंचुआ में मेल फीमेल दोनों पार्ट होता है। कहने का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक मेल होता है फीमेल होता है, दोनों पार्ट एक ही में होता है, तो उसको बोलते हैं केंचुआ और जोंक। तो इसका एग्जाम्पल डी हो जाएगा ना, तो इसको याद रखिएगा। और मेल वगैरह में देख लीजिएगा, और जो ह्यूमन बॉडी है उसमें मेल में क्या पाया जाता है? मेल में पाया जाता है आपका एक्स वाई पाया जाता है, और फीमेल में क्या पाया जाता है? एक्स एक्स पाया जाता है। पता है ना, गुणसूत्र के बारे में बात कर रहा हूँ। मेल में एक्स वाई और फीमेल में एक्स एक्स। तो अगर कोई जो लेडी है उसमें आजकल बहुत चर्चा चलता है ना कि मतलब उसका ऐसे मतलब सिर्फ गर्ल्स हो रहा है, बॉयज़ नहीं हो रहा है। तो पहले के ज़माना में समझा जाता था कि उसमें गर्ल्स में प्रॉब्लम, बट इसमें प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम एक्चुअली मेल में था। ओके, तो बाद में सब लोगों को पता चला, धीरे धीरे सबको पता चल रहा है। यहाँ से देखिए मेल कब होगा? जब मेल वाला वाई इसमें जाएगा, इसमें गुणसूत्र जब जाएगा ट्रांसफर होगा, तब जाके इसमें फीमेल होगा, मेल होगा। अदरवाइज अगर एक्स यहाँ से जा रहा है तो उसमें फीमेल ही होगा। ओके, तो दिक्कत किस में था? दिक्कत था मेल में, और लोग किसको ज़्यादा दुश्वार समझते थे? फीमेल को। तो देखिए ऐसा होता था, समझ गए ना। तो मेल में याद रख लीजिएगा एक्स वाई होता है और एक्स एक्स होता है फीमेल में। बाकी इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर केंचुआ जो हो गया, सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हार्मोफ्रोडाइट्स भी पूछेंगे तो किसको कहते हैं? तो बोल दीजिएगा कि जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट होता है उसको हम लोग हार्मोफ्रोडाइट बोलते हैं। When milk is churned, then cream starts separating. This is due to the, अब देखिए क्या होता है कि जब आप लोग देखा होगा, चलिए आपको आपके लिए एक सेटअप तैयार करते हैं। आपको देखे होंगे गांव में ऐसे रहता है ना, गांव में शहर में भी रहता है ना, शहर में रहता है कि नहीं रहता बताइए जरा। ऐसे का रहता है, हम लोग इसको कढ़ाई बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है? कढ़ाई बोलते हैं। इसका एक मुंह होता है पतला सा ऐसे, और इसमें दही रखा होता है हमारे गांव में। ओके, उसके बाद हम लोग गांव में ना मल्हान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्हान बोलते हैं। एक चक्कर जैसा ऐसा होता है ना, एक चक्कर जैसा ऐसा होता है। अब इसमें स्ट्रक्चर चारों तरफ से ऐसे बना होता है, ऐसे 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 टाइप का। ओके, तो ये बना होता है। अब इसको हम लोग रस्सी से लगाते हैं ऐसे ऐसे। ओके, रस्सी लगाते हैं ऐसे और इसको घुमाते हैं, समझे? तो इसमें से क्रीम जो है ना, क्या होता है? क्रीम जो होता है ऐसे धीरे धीरे इसका निकलने लगता है, और थोड़ा सा पानी मिलाते हैं तब जाके क्रीम ऊपर में आता है। तो होता क्या है इसमें कौन सा प्रोसेस लगता है? तो इसमें देखिए होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ से जब घूमता है ना, ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जब घूमता है गोल गोल गोल, तो इसमें दूध में जो है उसका जो क्रीम होता है, क्या होता है? क्रीम होता है, उसको फोर्स करता है। क्या होता है? दूध में से फोर्स करता है, उसको निकाल देता है। तो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कहानी आता है। क्या आता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है, तो इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं।
देख लीजिए, अपकेंद्री बल हिंदी में बोलते हैं उसको, अपकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब एक्चुअली में होता क्या है, देखिए मिल के यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आ गया नेक्स्ट आज थोड़ा सा ना मेरा फेंटेड साउंड है ना, थोड़ा सा तबीयत वगैरह ठीक नहीं है तो मैनेज कीजिएगा। साउंड जा रहा है ना अच्छा से, ये जा रहा होगा, थोड़ा सा फेंटेड साउंड है, मैनेज कीजिए। क्या बताऊँ, छोड़िए, चलिए ये सब। तो अब केंद्रीय बल के कारण होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के चलते होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो बता दिया। अब एक्चुअली में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में होता क्या है, जब दूध से मलाई निकलता है तो कोई कोई जो आपका देखने को मिला है क्रीम ना, वो हल्का पार्टिकल है। क्या है, हल्का पार्टिकल है। पानी जो होता है यानी कि दूध वाला पार्ट है वो थोड़ा हैवी पार्टिकल है। तो जो क्रीम होता है ना वो हल्का होता है, इसीलिए ऊपर चलाता है। और डेंसिटी तो आप लोग पढ़े होंगे ना कि जिसका डेंसिटी कम होता है वह जो है से ऊपर में रहता है। जैसे तेल और पानी का मिश्रण कर दीजिए, तेल ऊपर क्यों आ जाता है, क्योंकि उसका डेंसिटी वाटर के कंपेरिजन में कम होता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो यही सारा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो इसको याद रख लीजिएगा। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स से कंफ्यूज मत कीजिएगा, वो दूसरा चीज़ होता है। जैसे कि आप लोग कोई बैंकिंग ऑफ रोड वगैरह पढ़े होंगे आईसी वगैरह में, या सर्कुलर रोड है जो थोड़ी उतना का दिमाग लगाना है। कोई सर्कुलर रोड है, सर्कुलर तो बना नहीं, इस वाला पार्ट सर्कुलर है, सर्कुलर रोड है। तो यहाँ से पूछते हैं कि अगर मान लेते हैं यहाँ से कोई अगर गाड़ी जा रहा है, ठीक है, क्या है, कोई अगर व्हीकल यहाँ से जा रहा है, ओके, कोई व्हीकल यहाँ से जा रहा है, तो इसको कौन सा फोर्स चाहिए होता है आपको टर्निंग करने के लिए, तो आपको यहाँ से सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है ना। क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है, ठीक है, mv²/r होता है ना। चलिए, तो यही होता है सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो उसको कन्फ्यूज मत कीजिएगा। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दो अलग अलग टर्म्स है। तो यहाँ पे अपकेंद्री बल हो गया, और बाकी सारे ऑप्शंस या ग्रेविटेशनल फोर्स तो पता होगा आपको। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है इसका कुछ कुछ मैं वैल्यू बता देता हूँ। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक वस्तु पर बढ़ाने लगता है। इसके लिए फार्मूला होता है F= देख लीजिएगा G/m, स्मॉल m कैपिटल M/r²। जी का वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² ना। देख लीजिएगा, थोड़ा सा जगह कम है। अब फ्रिक्शनल फोर्स तो जानते होंगे, तीन तरह का फ्रिक्शनल घर्षण बल होता है, तीन तरह का। अब आपका पहले स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन और फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। तो हो गया। और उष्मा हीट का यूनिट क्या होता है, हीट का यूनिट जूल होता है ना, याद रखिएगा। और एक जूल लॉ ऑफ हीटिंग भी है, H=I²RT ना, तो याद रख लीजिएगा। यहाँ पे टी स्मॉल टी लिखा हूँ, टी टाइम है, कैपिटल टी नहीं लिखते हैं ना। I²RT, इसको जूल लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं। हीट क्या होता है, हीट एनर्जी इन मोशन इज कॉल्ड हीट। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक। देखिए एनेस्थेटिक मतलब होता है निश्चेतक। निश्चेतक मतलब होता है, अगर आप देखें हो किसी का हड्डी वगैरह टूटा, तो मेरा एक बार टूटा था छोटा में बहुत बदमाश हुआ करता था, तो कहीं पेड़ वगैरह पर चढ़ जाता था, तो हड्डी फ्रैक्चर हो गया था। तो उसमें हुआ क्या ना कि मतलब मेरे गजब गजब का फीलिंग रहा है। तो यहाँ से मैं डॉक्टर पास गया था, तो वो क्या किया कि मेरे सर के ऊपर ईथर लगा दिए, और उसमें से मैं बोलते थे ना कि सांस लो, जितनी जल्दी सांस लेता था उतना ही जल्दी मैं तो सो गया ऐसे सोचा कुछ मेरा फ़ायदा होने वाला है, लेकिन तो अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहे थे हम लोग। अब पता चला कि सांस लेने के लिए क्यों बोलते हैं। सांस लेने के लिए इसलिए बोलते थे कि ऑक्सीजन जितनी जल्दी सप्लाई होगा बॉडी में, उतना ही जल्दी मैं बेहोश हो जाऊँगा, उसके बाद उन लोग पूरा मेरा कार्यक्रम कर दें। ओके, तो यही क्लोरोफॉर्म होता है ना, क्लोरोफॉर्म सुखा दिया जाता है तो लोग क्या हो जाता है, तो उसमें निश्चेतक हो जाता है। तो देखे होंगे मूवी वगैरह में रुमाल में रखे जाता है पीछे से, उसको नाक पे डाल देता है, उसके बाद गाड़ी में लेटा दिया जाता है, उसके बाद जहाँ मन उसको ले जाया जाता है। बस समझ आ रहा है ना। बाकी मीथेन वगैरह को जान लीजिएगा थोड़ा सा। मीथेन को आप लोग मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं, MARSH, मार्स गैस। ओके, अभी नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट है ना, नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट है, बायोगैस का मेन कंपोनेंट है, फार्मूला CHO होता है। धान के खेत से भी यही गैस निकलता है। क्लोरीन का जो गैस होता है, क्लोरीन गैस, इसका यूज आप लोग पानी को साफ करने के लिए यूज करते हैं ना, पानी को साफ करने के लिए यूज करते हैं। और यही क्लोरीन जो गैस होता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए यूज होता है, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2। अमोनिया देख लीजिएगा, इसका बनाने का एक बहुत फेमस प्रोसेस है, हार्बर प्रोसेस। क्या होता है हार्बर प्रोसेस, इसमें होता क्या है, N2+3H2, इसको मिलकर 2NH3 बनता है ना, 2NH3 बनता है। यहाँ पे कैटलिस्ट हम लोग निकल या पैलेडियम लेते हैं। तो यही हार्बर प्रोसेस होता है अमोनिया बनाने का, ये अमोनिया गैस है NH3, ठीक है। चलिए, बाकी क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला लिख देता हूँ, CHCl3 होता है। क्लोरोफॉर्म बनता कैसे है ये बता देता हूँ। सबसे पहले मीथेन होता है, तो मीथेन जब ऐसे क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के प्रेजेंस में, तो यहाँ से देखिए इसका जो होता है ना, से एक हाइड्रोजन हटता है, एक क्लोरीन इसमें जुड़ता है, तो यहाँ से CH जो है से आपका 3Cl बन जाता है। क्या होता है, CH3Cl प्लस में HCl बाहर हो जाता है। उसके बाद CH3Cl आता है, CH3Cl, उसके साथ फिर से क्लोरीन अगर रिएक्शन करता है तो यहाँ से हो जाता है CH2Cl2 प्लस में HCl बाहर हो जाता है। अगेन यहाँ से देख लीजिएगा CH2 Cl2 जो है से Cl2 के साथ रिएक्शन करता है यूवी के प्रेजेंस में, सारा यूवी ही है,
तो यहाँ से बनता है आपका CHCl3 और यहाँ से HCl बाहर निकल जाता है, यही CH3 आपका क्लोरोफॉर्म है। और उसके बाद CHCl3 प्लस में अगर Cl2 से रिएक्शन करता है तो आपका बन जाता है CCl4 प्लस में HCl बाहर निकल जाता है। यह एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है, क्लास 10 वगैरह में गए होंगे तो आप लोग देखे होंगे। एनसीईआरटी बुक में तो नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आगे जाकर पढ़िएगा तो मिल जाएगा। तो यही क्लोरोफॉर्म है, ओके क्लोरोफॉर्म है, तो इसको याद रख लीजिएगा। इसको आप लोग देखिए, ऐसे तो नाम इसका क्लोरोफॉर्म है, इसको ट्राइक्लोरोमीथेन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइक्लोरोमीथेन ही बोलते हैं, इसका आईयूपीएसी नाम है। अब इसका टेट्राक्लोरोमीथेन बोलते हैं। अभी CCl4 जो दिख रहा है ना, ये आग बुझाने के लिए यूज होता है, इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज होता है CCl4 याद रखिएगा। और ये क्लोरोफॉर्म हो गया जो कि अभी सुंघा के आपको बेहोश कर दिया गया था। ओके चलिए, आंसर इज क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं हम। विच ऑफ द फ्लोइंग मिनरल शोज पैरामैग्नेटिक मटेरियल बिहेवियर। पैरामैग्नेटिक होता है अनुचुंबकीय, यानी कि अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखिएगा तो ज़्यादा चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। क्या होगा? ज़्यादा चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। तो उस तरह का सब्सटेंस कौन होगा? इसका तो आंसर मतलब डेफिनेशन जानने के बाद आंसर आराम से मिल जाएगा। जो चुंबकीय गुण ज़्यादा प्रदर्शित नहीं करता है तो आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। बाकी तो आप लोग पढ़ा होगा आपने, निकल कोबाल्ट और जो आयरन होता है वह मैग्नेटिक मटेरियल में आता है, मैग्नेटिक मटेरियल में आता है। एल्युमिनियम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में आता है, पता है ना। यानी कि ऐसा मटेरियल जिसको आप लोग मैग्नेट बनाने के यूज करते हैं उसको हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। ओके देखिए, थोड़ा CGL के लेवल का तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। यहाँ से जो मैग्नेटिक पोल होता है, जो सबसे फेमस है आपका बार मैग्नेट। क्या है? बार मैग्नेट। यहाँ नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ पोल में जाता है, इसको याद रख लीजिएगा। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकलता है और साउथ पोल में जाता है। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कभी भी क्रॉस नहीं कर सकते हैं। अगर क्रॉस कर देंगे तो उस पॉइंट पे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड का दो वैल्यू निकल जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसीलिए कट नहीं करता है दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। और मैग्नेट को कभी भी आइसोलेट नहीं कर सकते हैं आप लोग। एक मैग्नेट को चाहिएगा कि तोड़ दें 12 मैग्नेट को, तो ये तो अलग अलग बन जाएगा, सिर्फ नॉर्थ पोल अकेला रह जाएगा। पोल को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर बीच में तोड़ दीजिएगा एन साइड से और ए साइड से, तो एस वाला का अपोजिट साइड में एन बन जाएगा, एन वाला का अपोजिट साइड में एस बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? और एक मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में एलिंग हो सकता है, यानी कि लटका रह जाएगा अगर उसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाएगा तो। अर्थ भी आपका एक बार मैग्नेट जैसा, मतलब मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, हैवी मैग्नेट जैसा। ओके और मैग्नेटिक पता है ना, मैग्नेट यहाँ दो तरह का होता है। एक आप लोग आपको होगा परमानेंट मैग्नेट, एक होता है टेम्परेरी मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए आप लोग स्टील का यूज करते हैं ना, स्टील का यूज करते हैं। और इसके लिए सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए, सॉफ्ट आयरन का। जब गाड़ी वगैरह कहीं पलटी खा जाता है तो वहाँ पे हम लोग टेम्परेरी मैग्नेट का यूज करते हैं, याद रख लीजिएगा। अब बाकी तो परमानेंट मैग्नेट तो बहुत ज़्यादा जगह यूज होता है, समझ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फॉर मेकिंग पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर वी एड व्हाट इन द प्योर सिलिकॉन। सिलिकॉन का सिंबल होता है SI ना, सिलिकॉन। और सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर समझता है ना, जिसमें मेटल और नॉन मेटल का दोनों का प्रॉपर्टी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिलिकॉन हो गया, जर्मनी में का बोरॉन हो गया, तो ये सब होता है। तो देख लीजिए यहाँ से पी टाइप सेमीकंडक्टर। अभी देखिए IC का टॉपिक है, लेकिन जनरल में पूछा जाता है क्वेश्चन, इसीलिए मैं यहाँ से उठाया हूँ। जो सिलेबस में था, जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के लेवल का मैं चल रहा हूँ। तो मत सोचिएगा कि IC का पढ़ा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पास्ट में। ओके आप पास्ट का पेपर उठा के देखिएगा, डिटर्मिनेंट तक ही पूछ दिया। मैथमेटिक्स की अगर बात करूँ एप्टीट्यूड का, तो उसमें आपका जो 12th क्लास में डिटर्मिनेंट है उसे एक दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ओके तो देख लीजिएगा उसको। एप्टीट्यूड तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, अब सब मैं तो नहीं पढ़ा सकता। ओके क्योंकि अगर लाइफ में आपको कमांड करना है तो सब चीज़ नहीं पढ़ा सकता हूँ। GS और इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, GS और इंग्लिश आपका। ओके जिसमें हिंदी का वीडियो कभी प्रोवाइड करा देता हूँ आपका हेल्प के लिए। मेनली मेरा सब्जेक्ट GS और इंग्लिश ही है। तो यहाँ से देख लीजिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करेंगे बोरॉन का और फास्फोरस का। क्या करेंगे? बोरॉन का और फास्फोरस का ना। चलिए तो इसमें बोरॉन मिलाया जाता है। बोरॉन एक टेट्रावैलेंट एटम होता है ना, टेट्रावैलेंट एटम मिला दीजिएगा तो P बन जाएगा। और एक पेंटावैलेंट, सॉरी बोरॉन जो है ट्राईवैलेंट है। देखिए मतलब कभी कभी ना गड़बड़ हो जाता है। बोरॉन जो है टेट्रावैलेंट है ना, ग्रुप 13 का एलिमेंट है, तो कहाँ से टेट्रावैलेंट हो जाएगा? ग्रुप 13 का एलिमेंट बोरॉन है, तो बोरॉन है तो इसमें पी टाइप बन जाता है। और अगर फास्फोरस मिला दीजिएगा तो एन टाइप बन जाएगा। फास्फोरस जो है आपका पेंटावैलेंट एटम देखने को मिलेगा। ओके चलिए, फास्फोरस सिलिकॉन वगैरह सही आता है। नाइट्रोजन नाना पार्टिकल सब इंडेक्स बताया था ना ट्रिक, उसको याद रख लीजिएगा। तो बोरॉन हो गया, एक फास्फोरस हो गया, तो बोरॉन आप लोग डाल दीजिएगा तो पी टाइप बन जाएगा और एन टाइप होगा। डोपिंग करते हैं, डोपिंग मतलब कोई एक्स्ट्रा मटेरियल हम लोग सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं ना, तो उसको डोपिंग कहा जाता है उस प्रोसेस को।
कोई अगर सेमीकंडक्टर डिवाइस में या मैटर में ओके हम लोग जो है से बाहर से कोई अशुद्ध पदार्थ ऐड करते हैं ताकि उसका कंडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए, तो उसको डोपिंग बोला जाता है। आई से हमेशा पढ़ाया गया है, तो उतना ज़्यादा मत याद रखिएगा। पी टाइप बनाने के लिए आप लोग बोरॉन डाल दीजिएगा, बोरॉन और फास्फोरस डाल दीजिएगा, ओके, तो बन जाएगा आपका। ओके चलिए, बोरॉन के जगह पर एल्युमिनियम भी हो सकता है यूज ना, क्योंकि बोरॉन और एल्युमिनियम सेम जो ग्रुप का एलिमेंट है, पता होगा ग्रुप 13 का एलिमेंट बताया ना, और फास्फोरस ग्रुप 15 का आता है, इसी तो इसको पेंटावैलेंट बोल रहा हूँ मैं फास्फोरस को। तो एन टाइप बनाने के लिए क्या यूज कीजिएगा, फास्फोरस, और पी टाइप बनाने के लिए आप लोग बोरॉन का यूज कर लीजिएगा, या बोरॉन नहीं होगा तो एल्युमिनियम भी लगा लीजिएगा। क्लियर, तो यही होता है डोपिंग वगैरह सारा सेमीकंडक्टर के बारे में बता दिया। अर्धचालक मल्च मेकिंग, जो आपने वहाँ पे थंबनेल में देखा था कि मल्च मेकिंग एक फील्ड बनाया हुआ था, डायग्राम दिखाता हूँ तब आंसर पे आएंगे। ये मल्च है। मल्च मेकिंग देखिए क्या होता है। मल्च मेकिंग आप देख सकते हैं, साइड से मिट्टी को काटा गया है यहाँ पे, ओके, और इसमें पौधा जो है पौधा को ऊपर निकाल दिया गया प्लास्टिक से ढक दिया गया है। पौधा जो है इस प्लास्टिक को पार करके निकल जाता है। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा होता है, देखिए मेन पर्पज़ तो है कि जनरली रूप से इसका जो घास वगैरह ज़्यादा उगता है, क्या होता है, घास वगैरह ज़्यादा प्लांट खेत में उगता है, तो सारा जितना भी हम न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं वो सारा घास ले लेता है। क्या होता है, घास ले लेता है। इसका न्यूट्रिएंट्स जो है प्लांट को उतना नहीं मिल पाता है, चाहे आप खाद डालें, ओके, या अगर पानी देंगे तो जो है आपका जो घास है, वीट्स है, खरपतवार है, वो ले लेगा ज़्यादा। तो हमको चाहिए कि हमको प्लांट को तो देना है, उसको देने से क्या फायदा है, इसीलिए मल्च मेकिंग करते हैं। क्या होता है, मल्च मेकिंग कर देते हैं। अब देखिए घास जो है नीचे रहेगा, घास जो है नीचे रहेगा। अब इसको छेद का अगर नहीं निकल पाएगा, जनरल घास होगा से तो अंदर में रहेगा, तो प्लांट का ग्रोथ अच्छा से होगा, तो हम लोग का यील्ड भी क्रॉप से अच्छा निकलेगा। तो इसी पर्पज़ के लिए हम लोग मल्च मेकिंग करते हैं। तो मल्च यही होता है। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा मेन रूप से कंट्रोलिंग वीड्स ना, कंट्रोलिंग वीड्स यानी कि खरपतवार का नियंत्रण में मल्च मेकिंग काम आता है। ओके, समझ गया ना। तो प्रोसेस क्या था समझ गए, सारा चीज़ बता दिया, अंडरस्टैंड कीजिएगा। प्लांट वगैरह से चाहते हैं कि जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जिसको घास खरपतवार वीड्स बोलते हैं इंग्लिश में, वो ना उगे, इसीलिए हम लोग मल्च मेकिंग करते हैं। मल्च मेकिंग का एक डायग्राम यहाँ पे था, इसको अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जहाँ जहाँ आप लोग गए हो खेत वगैरह में कहीं पे ना बड़ा फार्म्स में, तो देखे होंगे कैसा होगा। नॉर्मल तो किसान ऐसा नहीं करते हैं। नोमोन यंत्र का आविष्कार किसने किया था। नोमोन यंत्र, इसको याद रखिएगा, जीनोम लिखते हैं ना, जी नोमोन लिखते हैं। तो ये डिवाइस जो था इसको एनॉक्सीमांदर जो थे वह आविष्कार किए थे। क्या किए थे, एनॉक्सीमांदर किए थे। बाकी इसको किसके लिए करते हैं यूज, इसको टाइम मेजरमेंट के लिए है ना। ये यंत्र पूछेंगे कि किसके लिए यंत्र है, तो टाइम मेजरमेंट के लिए एक यंत्र है। ओके, अच्छा एक चीज बताइएगा, लाइट ईयर किसका यूनिट है। लाइट ईयर किसका यूनिट है, सबको जानता है। अब तो क्वेश्चन अब इजी हो गया है। लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है ना, जिनको नहीं पता होगा जान लीजिएगा, बहुत लोग नए नए पढ़ते हैं। तो लाइट ईयर जो है सही नाम है इसका ईयर, तो पूछ देगा क्या ईयर का यूनिट है, तो जी नहीं, लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है ना। लाइट ईयर जो है डिस्टेंस का यूनिट है। 1 लाइट ईयर में बता दूं क्या, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है ना, तो इसको याद रखिएगा, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ओके चलिए, तो ये टाइम आपने के लिए यूज कीजिएगा, किसका, जीनोम डिवाइस का ना। नोमोन नाम है, देखिए जीनोम पढ़ रहा हूँ। नोमोन डिवाइस है, जी साइलेंट होता है ना। डीएनए का संबंध किस अति मूल प्रोटीन से है, यानी कहने का मतलब है ना कि जो डीएनए जिससे बना होता है, क्या होता है, डीएनए जिससे बना होता है उसका मूल प्रोटीन क्या है, फंडामेंटल प्रोटीन कौन कौन सा है। तो देखिए डीएनए जो होता है वह हिस्टोन से बना होता है। क्या होता है, हिस्टोन से बना होता है। ओके चलिए, डीएनए का फुल फॉर्म मालूम है ना। अब ये क्वेश्चन डीएनए आरएनए का आएगा शायद। डीएनए या तो डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, और उसका तो राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। तो चलिए क्वेश्चन वहाँ पे और आएगा, तो डीएनए आरएनए के बारे में थोड़ा सा और मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे हिस्टोन याद रख लीजिएगा, फंडामेंटल प्रोटीन्स होता है। क्या होता है, फंडामेंटल प्रोटीन्स होता है हिस्टोन, जिससे डीएनए बना होता है। ओके, आपका बॉडी का फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, आपका जो बॉडी है, मेरा बॉडी है, सबका बॉडी है, उसका फंडामेंटल यूनिट क्या है, सेल है। क्या है, सेल है। तो सेल जो है फंडामेंटल यूनिट है। इसी तरह से जो डीएनए जिस प्रोटीन से बनता है ना, उसको हिस्टोन बोला जाता है, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट है। बात समझ में आ रहा है ना। इस तरह से सेल, ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू बनता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू जो है से आपका ऑर्गन बनता है। ओके, ऑर्गन बनता है, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन जो है से बन के ऑर्गन सिस्टम बनता है, और बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम मिल के हमारा बॉडी बनता है। तो इस तरह से पूरा कहानी होता है। तो छोटा यूनिट है हिस्टोन डीएनए का। ओके चलिए, ब्लाइंड स्पॉट पूछा जा रहा है। ब्लाइंड स्पॉट आई के बारे में है। तो अंत बिंदु एक ऐसा बिंदु होता है, आई थोड़ा सा आई का स्ट्रक्चर बता देते हैं, देख लीजिए यहाँ से आई का स्ट्रक्चर, यही है आई आपका। ब्लाइंड स्पॉट आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, यहाँ से जाइएगा तो ये पे है आपका ऑप्टिक डिस्क लिखे हैं या फिर ब्लाइंड स्पॉट।
ब्लाइंड स्पॉट होता क्या है ना कि वहाँ पे कोई सेल होता नहीं है। ब्लाइंड स्पॉट मतलब अंधा स्पॉट नहीं है, वहाँ पे एक्चुअली में कोई सेल होता ही नहीं है। क्या होता है, कोई सेल होता ही नहीं है। तो जब कोई लाइट यहाँ पे पड़ता है ना, लाइट जब पड़ता है तो उसके जो है लाइट को कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। यानी कि जब वो लाइट पड़ा तो उसको कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, तो जो वहाँ पे लाइट सेंसिटिव सेल होता ही नहीं है। बात समझ आ रहा है, लाइट सेंसिटिव सेल ब्लाइंड स्पॉट पे होता नहीं है, इसीलिए उसको ब्लाइंड स्पॉट बोला जाता है। अब तो देखिए ऑप्टिक नर्व जहाँ से शुरू होता है ना, वहीं से ब्लाइंड स्पॉट होता है। क्या होता है, ऑप्टिक नर्व जहाँ से शुरू होता है वही उसको ब्लाइंड स्पॉट बोला जाता है। अभी एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि इमेज कहाँ बनता है, तो बताता हूँ, आंसर पे जाएंगे। आपका इमेज रेटिना पे बनता है। इमेज कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है, तो देख लीजिएगा। अब रेटिना जो है क्या करता है, रेटिना जो है जो इमेज बनता है वहाँ पे उल्टा बनता है। क्या बनता है, इमेज जो है उल्टा बनता है, याद रखिएगा। इमेज जो है यहाँ पे उल्टा बनता है, तो ये जो है आपका ऑप्टिक नर्व के थ्रू जो सिग्नल ब्रेन को भेज देता है, अब ब्रेन जो है आपका जो इस इमेज को सीधा करके आपको आभास कराता है। तो एक्चुअली में यहाँ पे इमेज उल्टा ही बनता है। ओके, चलिए, तो सारा कुछ था। एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि जब आई डोनेशन होता है तो उसमें कौन सा हम लोग जो है पार्ट को डोनेट करते हैं, तो उसमें हम लोग करते हैं कॉर्निया को। क्या करते हैं, कॉर्निया को डोनेट किया जाता है, इसको याद रख लीजिएगा। क्लियर, तो यही सारा था। तो आंसर क्या होगा ना, जहाँ से तंत्रिका, यहाँ से ऑप्टिक नर्व स्टार्ट्स, फ्रॉम वेयर ऑप्टिक नर्व स्टार्ट्स, यहाँ पे तंत्रिका तंत्र नहीं, दीर्घ, या ठीक है, दीर्घ तंत्रिका तंत्र जहाँ शुरू होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। हिंदी में इसको दीर्घ तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइप करना पड़ता है आप लोग के लिए, तो बहुत टाइम लग जाता है ना, तो वीडियो तो मैं इतना ला देता ना कि आप लोग देख नहीं पाते। नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं बोल दिया, मतलब कितना वीडियो प्रोवाइड करें तो आप लोग देख लेंगे। चलिए, तो जहाँ से ऑप्टिक नर्व शुरू होता है ना, वहीं पे आपका ब्लाइंड स्पॉट होता है। ओके, तो याद रख लीजिएगा। बाकी लाइट सेंसिटिव यहाँ पे रोड्स एंड कॉन्स प्रेजेंट होते हैं ना, यहाँ पे दीर्घ तंत्रिका होता है, रोड्स और कॉन्स प्रेजेंट होते हैं अलग अलग लाइट के लिए, कलर के लिए। देख लिया आपने डायग्राम वगैरह कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्रेजेंट इन डीएनए बट एब्सेंट इन आरएनए, यानी कि डीएनए में तो पाया जाता है परंतु आरएनए पाया नहीं जाता है, तो वह क्या है बताइए। थायमिन ऑप्शन है, एडेनिन है, ग्वानिन है, और उसके बाद साइटोसिन है। तो देखिए इसका आंसर होगा जो डीएनए में होता है आरएनए में नहीं होता है, वह है थायमिन ना। थायमिन आपका इससे जानते होंगे जो विटामिन B1 है उसको केमिकल नेम में बोलते हैं थायमिन। तो डीएनए में पाया जाता है, आरएनए में नहीं पाया जाता है। आरएनए में एक याद रख लीजिएगा, और इसका है यूरासिल। क्या है, यूरासिल। यह सिर्फ और सिर्फ आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में नहीं पाया जाता है। ओके, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और देखिए देखा होगा आपने इसका आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है इसका फुल फॉर्म, तो इसको याद रख लीजिएगा। यूरासिल होता है सिर्फ आरएनए में, थायमिन होता है सिर्फ डीएनए में। तो सिर्फ डीएनए में होता है तो आरएनए में एब्सेंट होता है थायमिन। यूरासिल सिर्फ आरएनए में होता है, यानी कि डीएनए में एब्सेंट होगा ना, तो ऐसे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोनों में, तो रख लीजिएगा पता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फाउंड इन द स्वेट रेजिस्टेंट मटेरियल, यानी कि अगर कुछ आपको स्वेट रेजिस्टेंस मटेरियल बना रहे हैं तो किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर देखिए होगा एल्यूमिनियम कंपाउंड ना। क्या होगा, एल्यूमिनियम कंपाउंड। बाकी सारे यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ थोड़ा सा, कैल्शियम के बारे में देख लीजिएगा। कैल्शियम एक ऐसा मटेरियल होता है जिसका आप लोग कैल्शियम पता है ना, कैल्शियम जो है हमारा बॉडी के बोन्स वगैरह होता है उसमें पाया जाता है। और कैल्शियम का अवशोषण के लिए हम लोग को विटामिन डी चाहिए, जो कि हम लोग को सूर्य के साथ मिलता है, कोलेस्ट्रॉल का कहानी बताया था आपको। तो कैल्शियम के साथ एक ऑक्सीजन अगर रिएक्शन करता है ना तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है, जिसको बोलते हैं कली चूना। क्या बोलते हैं, कली चूना। और इसी को जब आप पानी के साथ मिला देते हैं तो बन जाता है आपका बुझा हुआ चूना, COH का Hol2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नेम है। इसी का यूज आप लोग करते हैं किसके लिए, इसी का यूज करते हैं आप लोग घर में व्हाइट वॉशिंग के लिए ना। और बोला जाता है कि अगर कोई ज़मीन है उसमें थोड़ा सा बंजर टाइप का हो गया है तो उसको उपचार वगैरह करना है, एसिडिटी ज़्यादा हो गया, उसमें अम्लता हो गया है, तो COH का Hol2 यूज करेंगे तो उसका जो एसिडिटी है थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेसिक नेचर का है। क्या होता है, बेसिक नेचर का है, तो इसको याद रखिएगा। बेस में OH पाया जाता है ना, OH माइनस, और जितना भी एसिड होता है उसमें H प्लस पाया जाता है, आपको मालूम होगा। यही हो गया, खैनी में भी लोग यही मिला के खाते हैं, क्यों, क्योंकि खैनी बहुत हानिकारक होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाता है ताकि उसका जो एसिडिटी वगैरह है उसमें जो भी तत्व है मौजूद है हानिकारक तत्व, उसकी जो कैपेसिटी है उसको जो है तीक्ष्णता है उस तंबाकू का उसको कम कर सके, तो इसलिए लोग साथ में मिला के खाया जाता है। समझ गए, खाइएगा नहीं तो माफ़ नहीं किया जाएगा। आंसर हो गया आपका C। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैसेंजर व्हीकल ऑफ नासा हैड बीन मेड फॉर द स्टडी ऑफ, यानी कि बनाया गया था तो अब रहा नहीं, क्यों, क्योंकि बनाया गया था इसको 2004 वगैरह में, और 2011 के आसपास जो है इसको खराब हो गया था, तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा था। अब मैसेंजर नासा का थोड़ा सा याद रखिए, कैसे भी क्वेश्चन पूछें। बाकी किसका खोज के लिए था, वीनस, मरकरी, जुपिटर या फिर सैटर्न, तो इसका चीटिंग चल रहा है नीचे से नीचे से चीटिंग कर लिया आप लोग। आंसर बताइए,
आंसर हो गया मरकरी। क्या हो गया? आंसर हो गया मरकरी। मरकरी का स्टडी के लिए इसको बनाया गया था ना, तो याद रखिएगा। बहुत चीटिंग हो रहा है यहाँ से। मरकरी हो गया, इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, मरकरी सरफेस स्पेस इन्वायरमेंट जियो केमिस्ट्री एंड रेंजिंग, यही इसका फुल फॉर्म होता है मैसेंजर का। जस्ट जोकिंग, उतना दिल पर लेके नहीं चलना है। बाकी देख लीजिएगा यहाँ से एक ना आप लोग को देखने को मिलेगा, जुपिटर के लिए एक जूनो मिशन था। क्या था? जूनो मिशन। और सैटर्न के लिए कसीनी मिशन था। क्या था? कसीनी। ओके चलिए। और बाकी सन के लिए तो आपको पता होगा नासा का पार्कर मिशन है ना, पार्कर, यानी कि सौरमंडल को पार कर गया समझ गए। और बाकी हम लोग आदित्य L1 लॉन्च कर रहे हैं अभी 2022-23 में। देखिए लॉन्च कब होता है, तो इसको लॉन्च करने की योजना है 22 के अंत में बोला जा रहा है। पहले तक इसमें ही करना था, लेकिन कोविड ने सबको खेल खिला के रख दिया। ओके चलिए, तो हो गया आपका। बाकी शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है ना। बृहस्पति का सब नंबर ऑफ प्लैनेट 79 है, और सैटर्न का नंबर ऑफ जो सैटेलाइट 79 है, और इसका 82 है। तो सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किसका हो गया? सैटर्न का ना। चलिए, और जो प्रथम 4 प्लैनेट्स हैं, यानी कि देखिएगा मरकरी हो गया, विनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं इनर प्लैनेट, या इसको बोलते हैं हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, ठीक ना। तो इसको याद रख लीजिएगा। और बाद वाला को, जो बाकी 4 बचा बृहस्पति के बाद, उसको हम लोग बोलते हैं जोबियन प्लैनेट या गैस लाइक प्लैनेट ना। विच इज फेमस एज ए ग्रीन गोल्ड, ग्रीन गोल्ड के जैसा फेमस कौन है? बनियान ट्री, यूकेलिप्टस ट्री, फिर ब्लैक बेरी लिखना था ना, ब्लैक बेरी या फिर साल ट्री। साल ट्री कल सरहुल पूजा है शायद ना, सरहुल पूजा है ना। सरहुल पूजा कब मनाते हैं? चैत्र मास के मतलब शुरुआत में मनाते हैं। ओके, चैत्र मास में, चैत्र मास चढ़ गया तो सरहुल पूजा कल होगा। तो देखिए झारखंड का त्यौहार है, तो अच्छे से मनाइए सब मिलजुल के। तो देख लीजिएगा साल बीज की पूजा होता है। हम लोग अपने क्वेश्चन में बात करते हैं, बीच बीच में चला जाता है माइंड, तो याद रख लीजिएगा इसको भी, वो भी क्वेश्चन बन जाएगा झारखंड जीके में। इसका आंसर होगा यूकेलिप्टस ट्री। यूकेलिप्टस ट्री को हम लोग ग्रीन गोल्ड का नाम जाते हैं, क्योंकि ये पेड़ जानते हो ग्रीन होता है, और इसके बाद चमकता है ना इस पेड़, इसलिए इसको ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। सफेदा वृक्ष बोलते हैं, ऐसे इसका अंग्रेजी में यूकेलिप्टस नाम है। देख लीजिएगा स्पेलिंग इसका। बाकी थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, जो यूकेलिप्टस ट्री इंडिया में नहीं पाया जाता था, इसको 1930 में क्या होता था, 1930 में जो है से जो अंग्रेज लोग थे ना, अंग्रेज लोग ऑस्ट्रेलिया से उठा के इंडिया में लाए थे। तो इसको याद रख सकते हैं 1930 में। और इस वृक्ष को हटाने की बात की जाती है बार बार, क्यों? क्योंकि यह आम की तुलना में, यानी मैंगो ट्री है ना, उससे कंपेरिजन किया जाता है कि 8 गुना ज़्यादा ऐसे पानी खींचता है, यानी कि नहाना धोना खींचने का सारा जितना काम होता है करता है, एकदम बहुत पानी लेता है। और यहाँ जहाँ पे पेड़ लग जाएगा ना, वहाँ पे देखिएगा बोरिंग वर्क कराइएगा तो पानी नहीं निकलता है, बहुत पानी खींचता है यह पेड़, और बहुत लंबा भी होता है, देखा होगा आपने। तो ये सारा बात है। और 1930 एक डेट और देख लीजिएगा, इसी टाइम प्लूटो को खोजा गया था, और 2004 में इसको सौरमंडल से धक्का मार के निकाल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15, नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है हम लोग मनाते हैं 11 मई को, याद रख लीजिएगा। अभी साइंस का क्वेश्चन है, पूछेगा कि जीके क्यों बता रहे हैं। जीके में किसी का क्वेश्चन आ सकता है, जीके में किसी का भी क्वेश्चन आ सकता है। अब तो ये अलग बात है कि झारखंड जो है से आपका जो है से आपको जनरल स्टडी में साइंस को अलग उठा के फेंक दिया है, लेकिन साइंस भी एक जनरल स्टडी का ही पोर्सन है, आपको अलग करके दे दिया है। 11 मई को होगा, साइंस रिलेटेड है। आप सोच रहे होंगे आप लोग 11 मई को क्या ऐसा हो गया कि हम लोग मनाने लगे। तो देखिए 11 मई बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। पहला हम देखिएगा, पहला देखिएगा यहाँ पे भारत का पहला जो स्वदेशी निर्मित देखिएगा एयरक्राफ्ट था, वह था आपका हंस 3। क्या था नाम था उसका? हंस 3। तो उसका यहाँ से हम लोग बनाए थे, उसको पहला स्वदेशी निर्मित हुआ था 11 जो है मई को ही। उसके बाद आप लोग परमाणु में पोखरण कर दिए। अमेरिका मना करता रहा कि मत करो मत करो, लेकिन आप लोग अटल बिहारी जी सुने नहीं। ओके, कहें कि हम तो भाई कर ही देंगे राजस्थान में पोखरण में, ठीक है। तो राजस्थान पोखरण में आप लोग परीक्षण कर दिए, जिसका कोड नेम आप लोग ने स्माइलिंग बुद्धा रख दिया, बोला कि नहीं भाई नहीं मानेंगे, करेंगे ही तो करिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में हुआ था, ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारा हुआ तो 11 मई ही डेट था। उसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा, याद रख लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। और एक और काम हुआ था, आप लोग ने त्रिशूल का नाम सुना है, जो सतह से आकाश में मार करने वाला है, यानी कि सरफेस टू बोलिएगा ना, सरफेस टू एयर मिसाइल बोलिएगा। तो सरफेस टू एयर मिसाइल है, जमीन से हवा मार करने वाला है मिसाइल, उसका नाम है क्या? त्रिशूल। क्या है? त्रिशूल। आकाश के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, त्रिशूल। तो उसका भी हम लोग जो है परीक्षण इसी दिन किए थे, इसी दिन बनाए थे, तो इसीलिए हम लोग इसको करते हैं। ओके, समझ गए ना। तो इसीलिए मनाते हैं 11 मई को, और कोई रीजन नहीं है। कहिए कि सर इतना सारा रीजन बता दिए, बोले कोई रीजन ही नहीं है। फिर से डिस्कस कर दूं क्या? लीजिए, 11 मई को किए थे, मनाते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। हंस 3 का जो है से हम लोग जो है से एक देखिएगा कि भारत का पहला स्वदेशी निर्मित एयरक्राफ्ट था, बनाए थे। उसके बाद 1998 में परीक्षण किए थे, डेट वही था 11 मई ही। ओके,
उसमें क्या था, राजस्थान के पोखरण में था। अटल बिहारी वाजपेयी जी परीक्षण किए, उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, 1998 का टाइम था। और स्माइलिंग बुद्धा उसका कोड नेम था, तो वही डेट था। और त्रिशूल जो आप लोग देखने को मिलेगा, मिसाइल वगैरह जो कि सतह से हवा मार कर सकता है, आकाश में बोल सकते हैं, तो वो जो है से क्या हो सकता है, वो जो है से उसी दिन परीक्षण किए थे, तो इसीलिए हम लोग मनाते हैं। औसतन 1 सेकंड में बिजली कितना बार गिरता है, पूछा जा रहा है कि औसतन 1 सेकंड में बिजली कितना बार गिरता है। तो बोला जाता है कि अर्थ पर जो है ना से हर 1 सेकंड में बिजली 100 बार गिरता है। क्या होता है, 100 बार गिरता है। तो अगर पूछ दें कि अगर 1 मिनट में कितना बार गिरता हो, तो 6000 बार हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6000 बार हो जाएगा। तो इसको याद रख लीजिएगा। ओके, तो 1 सेकंड में कितना बार, 100 बार गिरता है। 1 मिनट पूछेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6000 आ जाएगा। तो कैसे ही पूछेगा तो समझ जाइएगा, कन्फ्यूजन मत होइएगा ना। तो आंसर इसका 1 सेकंड वाला का आंसर 1 है। 1000 कब होगा, जब 1000 तो होगा ही नहीं ना, 1000 आपका नहीं होगा, सीधे 6000 हो जाएगा अगर 1 मिनट में पूछेगा तो। इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन है, सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले भी क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ, मैं बार बार इसीलिए ला रहा हूँ, एक बार और लाया था ताकि आपको याद हो जाए। इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन इज 7, फाइंड इट्स वेरिएंस। क्या बोला है, वेरिएंस। तो वेरिएंस इज इक्वल टू द डेविएशन का स्क्वायर। क्या होता है, वेरिएंस इज इक्वल टू जो होता है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसका स्क्वायर होता है। तो वेरिएंस निकालना है तो कर लीजिए, फॉर्मूला डाल दीजिए, 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा। क्लियर, ऐसे बना लीजिए, है कि नहीं है। और डेविएशन पूछेगा तो वेरिएंस का रूट अंडर रूट कर दीजिएगा, आ जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन आते हैं ना, तो यह ध्यान रखिएगा। द साउंड क्रिएटेड बाय द सील फिश, देखिएगा सील में मछली होता है, आप लोग आपने देखा होगा सील मछली, तो उसके द्वारा जो साउंड निकाला जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं। आप लोग पोलर बियर याद है, देखे हैं कि नहीं, एक वीडियो था उसमें पोलर बियर एक बहुत अच्छा गुड स्विमर है, वह पानी में जाके, पोलर बियर आप लोग देखने मिलेगा आर्कटिक रीजन वगैरह ठंडा प्रदेश में रहता है, तो वह जाकर और सील मछली को निकाल लेता है और खाता है। ओके, पोलर बियर, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्क्रीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉरी उसको बोलते हैं बार्क। क्या बोलते हैं, बार्क बोलते हैं। सील मछली का जो साउंड होता है उसको बार्क बोला जाता है। स्क्रीच बोलते हैं ना, जो बैट साउंड जो प्रोड्यूस करता है, बैट मतलब बैट नहीं, बैट्स मतलब चमगादड़। ग्रोल होता है आपका, देखिएगा जो आपका बियर देखना, बियर समझते हैं ना, बियर पीने वाला नहीं, भालू कहिए कि जब सीएम ही, छोड़िए जाने दीजिए। मुंह, काव का जो साउंड होता है उसको मुंह बोलते हैं ना, जो गाय जो साउंड मेक करती है उसको हम लोग बोलते हैं मुंह। ओके, हो गया, स्क्रीच बता दिया, इसका जो है से बैट प्रोड्यूस करता है, ग्रोल जो है से बियर प्रोड्यूस करता है, बार्क जो है से आपका साउंड फेमस है इसका ना, इसीलिए साइंस में पूछा जाता है स्केल फिश के, सील फिश के द्वारा। ओके, ये हो गया बार्क। अब फिश का जो आउटर कवरिंग होता है उसको हम लोग स्केल बोलते हैं, चमड़ी जो होता है उसका हम लोग अपना स्किन बोलते हैं, फिश वाला को बोलते हैं हम लोग स्केल। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आप लोगों को कभी मजा लेने के लिए पूछ सकता है एग्जामिनर। पूछा जा रहा है कि सिरोसिस डिजीज अफेक्ट व्हिच ऑर्गन। सिरोसिस डिजीज होता है, देख लीजिएगा स्पेलिंग इसका, वो हो सकता है आपको करेक्ट वर्ड में डाल दें, क्योंकि ऐसे ऐसे डालने का चांसेस होता है। ये होता है हेमोग्लोबिन होता है। तो कौन सा अंग प्रभावित होता है, मस्तिष्क, गुर्दा, किडनी इसको बोलते हैं, हार्ट या फिर जिगर। जिगर को लीवर बोलते हैं ना, क्या होता है, जिगर को लीवर बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर लीवर है ना, लीवर को अफेक्ट करता है सिरोसिस। तो इसको याद रखिए, बहुत ज़्यादा अगर शराब वगैरह का सेवन किया जाता है तो वहाँ पर लीवर सिरोसिस देखने को मिल जाता है। क्लियर, चलिए। बैक्टीरियल डिजीज है, इन्फेक्शन हो जाता है उसमें। ओके, चलिए। बाकी लीवर जो है ना, एक पता है ना, लीवर जो है आपका बॉडी का लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है ना, पता था ना, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। और ये जो है आपका बाइल जूस को सीक्रेट करता है, किसको, बाइल जूस को सीक्रेट करता है। और बाइल जूस स्टोर कहाँ रहता है, तो होता है गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। ओके, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, व्हेन द रॉक्स ऑफ ग्रेफाइट आर ट्रांसफॉर्म्ड देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड। यानी ग्रेफाइट जो ट्रांसफॉर्म्ड होता है, देखिए ग्रेफाइट का रोड, तो क्या बनता है, क्वार्जाइट, नीस, मार्बल या फिर स्लेट वगैरह। तो देख लीजिए यहाँ से ही बनेगा नीस ना, तो ग्रेफाइट अगर ट्रांसफॉर्म वगैरह हो जाता है तो नीस बन जाता है। देखिएगा ग्रेफाइट वगैरह आप लोगों को पता होगा, ग्रेफाइट का जो एक तरह से बोलते हैं प्रूफ है कार्बन का, इसका सिंबल सी होता है ना। और ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो क्या करता है, एक ऐसा प्रूफ है कार्बन का जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, आपको पता होगा ना। चलिए, पेंसिल वगैरह का लीड वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं, इसको याद रख सकते हैं। बाकी ग्रेफाइट ट्रांसफॉर्म होगा देन क्या होगा, तब नीस बनेगा ना, नीस बनेगा। मार्बल याद रख लीजिएगा, ये जो है मेटामॉर्फिक रॉक है ना, मार्बल जो है से एक मेटामॉर्फिक रॉक है और इसका फार्मूला CaCO3 होता है। मार्बल वगैरह देखना जितना होगा, चौक वगैरह देखते होंगे, ये सब होता है। इसको लाइमस्टोन भी आप लोग बोलते हैं, क्या CaCO3 फार्मूला होता है। मिमोबियन क्या है, मिमोबियन ग्लैंड इज प्रेजेंट इन, देखिए मिमोबियन ग्लैंड कहाँ होता है, डायरेक्ट इसको याद रख लीजिएगा, ये आपका आंख में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे, आंख में प्रेजेंट होता है। अब आंख में करता क्या है,
जब का आंसू अगर आता है ना तो उसका जो आउटर लेयर होता है, आउटर लेयर, तो उसको बनाने का काम करता है। ओके, और आँख से जो आंसू आता है वो लैक्रिमल ग्लैंड होता है, लैक्रिमल ग्लैंड से आंसू आपका निकलता है। ओके, और आँख का जो व्यास होता है 2.3 होता है, नेत्र गोलक जो होता है से उसका व्यास कितना होता है 2.3 सेंटीमीटर। पूछते हैं कभी कभी, ऐसे एनसीईआरटी के बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन इज नॉट सोल्यूबल इन फैट, यानी कि फैट में जैसे कौन सा विटामिन जैसे सोल्यूबल नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा विटामिन जैसे वसा में घुलनशील नहीं है, ए बी डी और ई है। तो देखिए जो फैट सोल्यूबल विटामिन होता है ना वो होता है 4। देखिएगा ए डी ई के, जितना अभी पढ़े हैं ए डी ई के होता है तो फैट सोल्यूबल है, तो इसमें बी नहीं है तो बी जो है आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो 4 याद कीजिएगा, ए डी ई और के ये फैट सोल्यूबल विटामिन है, और बी और सी जो है वाटर सोल्यूबल विटामिन है। क्या है, वाटर में सोल्यूबल होता है इन लोग, तो इसमें ये जो है वाटर सोल्यूबल है, फैट सोल्यूबल नहीं है। तो याद रख लीजिएगा फैट सोल्यूबल में 4 आ गया, और जो है वाटर सोल्यूबल विटामिन बी और सी आ गया। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसको देख लीजिएगा। तो और एक क्वेश्चन था आईसी का बुक में जाएगा, तो क्वेश्चन है कि वाई विटामिन सी इज नॉट स्टोर्ड इन आवर बॉडी। तो विटामिन सी जो है बॉडी में स्टोर नहीं होता है, क्योंकि जो है क्या है पानी में वो घुलनशील होता है, इसीलिए निकल जाता है फिर से बाहर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बारूद का आविष्कार किसने किया। तो इसको डायरेक्ट क्या देखिए, गन पाउडर इसको बोलते हैं। गन पाउडर चारकोल वगैरह के साथ वो साल्ट पीटर वगैरह और आप लोग सल्फर वगैरह को मिलाकर मिक्सचर बनाते हैं हम लोग, तो इसमें गन पाउडर होता है। सीवी रमन, कोल्ट, रोजर बेकन या फिर डॉक्टर गैंटिंग। तो देख लीजिएगा जो रोजर बेकन थे वो आविष्कार किए थे। क्या कहते हैं, रोजर बेकर जो थे आविष्कार किए थे किसका, गन पाउडर का। कोल्ट जो है रिवॉल्वर का आविष्कार किए थे ना, रिवॉल्वर। और सीवी रमन तो पता है रमन इफेक्ट दिए थे, रमन इफेक्ट। और सीवी रमन के ही तो जिनको ऐसे देखे होंगे, इनको इनका बर्थडे पर हम लोग क्या बनाते हैं, नेशनल साइंस डे मनाते हैं 28 फरवरी को। नेशनल साइंस एंड नेशनल टेक्नोलॉजी अलग अलग है ना, 28 फरवरी को इनका हम लोग मनाते हैं। ओके, चलिए रोजर बेकन हो गया। डॉक्टर गैंटिंग किस चीज़ का आविष्कार किए थे बताइए जरा, डॉक्टर गैंटिंग किस चीज़ का आविष्कार किए थे, ये क्वेश्चन बताइए आज का एकमात्र क्वेश्चन।